हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th हेल्थ केयर की जो यूनिट 2 है उसके सेशन 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो 2 सेशन हैं यूनिट 2 के वो ऑलरेडी हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 2 का जो सेशन 3 है वो है आइडेंटिफाई वाइटल साइंस एंड रिपोर्ट। तो वाइटल साइंस क्या होते हैं? ये एक्चुअली में हमारी बॉडी के जो मोस्ट बेसिक फंक्शंस होते हैं उनकी मेजरमेंट होती है, उन्हीं को वाइटल साइंस बोला जाता है। अब ये बेसिक फंक्शंस क्या क्या हैं? 4 तरह के वाइटल साइंस हैं। एक तो बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। इन चारों को हम वाइटल साइंस कहते हैं और यही हमारी बॉडी के मोस्ट बेसिक फंक्शंस हैं। तो वाइटल साइंस या मेजरमेंट लेने की ज़रूरत क्या होती है? हेल्थ देखने के लिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले टेम्परेचर देखते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसको नॉर्मोथर्मिया भी बोला जाता है। तो बॉडी टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेज़र किया जाता है, ये आपको पता होगा। और कॉमनली एक्सेप्टेड जो एक एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इससे ज़्यादा अगर होता है तो फिर वो फीवर की कैटेगरी में आता है। फिर फीवर के भी 3 ग्रेड्स होते हैं: लो ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर, मॉडरेट ग्रेड फीवर। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है प्रिपरेशन फॉर टेकिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अलग अलग तरीक़ों से लिया जाता है, तो वो 2-3 तरीके हैं, अभी हम नीचे देखेंगे। तो टेम्परेचर लेने में किस किस तरीके की प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले अपने हाथों को वॉश करना चाहिए, फिर इक्विपमेंट अप्रोप्रिएट लेना चाहिए। देन जिसका पेशेंट का आप टेम्परेचर लेने वाले हैं उनसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए कि मेरा नाम ये है और मैं अभी आपका बॉडी टेम्परेचर नापने वाला हूँ, और उन्हें पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करिए। और फिर बताया है कि आप एक ग्लास थर्मामीटर का ले रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर से ले रहे हैं, तो उस तरीके से उसे करिए। तो यहाँ पर बताया है ओरल टेम्परेचर। टेम्परेचर कई तरीके से लिया जा सकता है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है। तो अगर ओरल टेम्परेचर है तो उसके लिए देखिए पिक्चर में दिया हुआ है ओरल टेम्परेचर किस तरीके से लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर इनके स्टेप्स लिखे हुए हैं कि प्लेस द टिप ऑफ द थर्मामीटर इन पोस्टीरियर सबलिंगुअल पॉकेट। वहाँ पर थर्मामीटर को लगाइए, फिर 3 से 5 मिनट तक उसे रखिए, देन रिमूव कर दीजिए और दीजिए थर्मामीटर को किसी टिश्यू से। तो पिक्चर से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट जो टेम्परेचर होता है वो है रेक्टल टेम्परेचर। टेकिंग अ रेक्टल टेम्परेचर। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं रेक्टल टेम्परेचर इस तरीके से लिया जाता है, और यहाँ पर वही इसके स्टेप्स बताए हुए हैं कि प्लेस द पेशेंट इन सिम्स पोजीशन, अपर नी, देन ड्रैप द पेशेंट टू एक्सपोज ओनली एनल एरिया, वियर ग्लोव्स, देन थर्मामीटर को प्रिपेयर करें, उसकी जो टिप है उसको ल्यूब्रिकेट करें, ठीक है, वाटर से या वेसलिन से। और उस तरीके से फिर आगे बताया हुआ है होल्ड इन प्लेस फॉर 1 मिनट्स, 1 मिनट तक, देन वाइप कर दीजिए उसको और रीडिंग ले लीजिए। तो ये रेक्टल हो गया, इससे पहले ओरल देखा था हमने। और थर्ड जो है और लास्ट टाइप का जो टेम्परेचर होता है, तो इसका भी पिक्चर से आप देख सकते हैं। ये रहा एक्सिलरी टेम्परेचर और इसके स्टेप्स ये दिए हुए हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वही बेसिक चीज़ें हैं इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ इसको। से गेन एक्सेस टू द एक्सिलरी एरिया, देन मेक श्योर एक्सिलरी एरिया जो है वो ड्राई होना चाहिए, और उस तरीके से आप उसे 5 मिनट्स तक रखेंगे और देन रिमूव एंड रीड जो भी उसकी रीडिंग्स आती हैं। तो ये हमने देखा कि बॉडी टेम्परेचर 3 अलग अलग तरीके से कैसे लिया जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें मैं थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं इस वाले सेशन में से। देखिए, पल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, डिफाइन पल्स या पल्स रेट। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है जी ये, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार धड़कता है, बीट करता है, ठीक है ना, उसी को कहते हैं पल्स रेट। द पल्स रेट इज अ मेजरमेंट ऑफ द हार्ट रेट की मेजरमेंट और द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स पर मिनट, इसको कहते हैं पल्स रेट।
द नॉर्मल पल्स फॉर हेल्दी अडल्ट्स के लिए जो होती है उसकी जो रेंज है वो कितनी है, 60 से 80 बीट्स पर मिनट, 60 to 80 बीट्स पर मिनट जो है नॉर्मल पल्स रेट होता है एक हेल्दी अडल्ट्स का। आगे देखिए, ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पल्स रेट है वो किस तरीके से मेज़र किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप सैम्पल पेपर देखेंगे 2022 का जिसकी वीडियो हमने बनाई, इसमें भी ये क्वेश्चन है कि पल्स रेट कैसे लिया जाता है। तो ये 4 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले देखिए, यूजिंग द फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर टिप। यहाँ पर आप देखिए, ये पिक्चर से आप समझ सकते हैं, ऊपर भी दी हुई है, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये देखिए, इस पिक्चर को देखिए आप, फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर ये आपने प्लेस कर ली, प्रेस फर्मली बट जेंटली ऑन द आर्टरीज, जब तक आपको फील ना हो जाए पल्स। उसके बाद बिगिन काउंटिंग द पल्स व्हेन द क्लॉक सेकंड हैंड इज ऑन 12, जब जो क्लॉक का है वो 12 पे आ जाती है, सेकंड हैंड वाली जो सुई होती है, तब स्टार्ट करिए काउंटिंग करना। आप 60 सेकंड्स तक भी देख सकते हैं, या अगर 50 सेकंड्स तक देखते हैं तो फिर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप टोटल ही 60 सेकंड्स तक उसे काउंट कर लीजिए। देन व्हेन काउंटिंग डू नॉट वॉच, क्लॉक को ज़्यादा मत देखिए, बल्कि कंसंट्रेट किस पे करना है आपको, बीट्स पर करना है, पल्सेस पर करना है, ज़्यादातर वॉच पे नज़र रहती है। तो ये 4 स्टेप्स हैं किस तरीके से पल्स ली जाती है, नापी जाती है, मेज़र की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट इज़ द नंबर ऑफ ब्रीथ्स अ पर्सन टेक्स, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है कोई व्यक्ति, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन रेट। ये कितना होता है, 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट। तो एक अडल्ट पर्सन जो है नॉर्मल हेल्दी, उसका 12 से 16 बार सांस लेता है वो 1 मिनट में। अगला वाइटल साइन जो है वो है ब्लड प्रेशर। तो टेम्परेचर के बारे में देख लिया, पल्स के बारे में देख लिया, रेस्पिरेशन के बारे में, अब ये लास्ट में आया है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में देखिए, 2 नंबर्स आर रिकॉर्डेड, 2 नंबर रिकॉर्डेड किए जाते हैं व्हेन मीजरिंग ब्लड प्रेशर। जो हायर नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है। हायर नंबर होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जो लोअर नंबर होता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। इसकी जो यूनिट होती है वो mmHg होती है, जिसका मतलब है मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। तो इस तरीके से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर नापा जाता है। और यहाँ पर फिर इन्होंने रेंज भी थोड़ी बताई हुई है, ये देखिए 140 to 90, ये एक नॉर्मल रेंज है। इससे ज़्यादा या कम में ब्लड प्रेशर हाई या लो की कैटेगरी में आ जाता है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर कब होता है, जब वो 140 से ज़्यादा हो जाता है, सिस्टोलिक वाला। और अगर डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा हो गया तो अभी वो हाई ब्लड प्रेशर में ही काउंट होता है। फिर है एनीरॉयड मॉनिटर। एनीरॉयड मॉनिटर जो है ये ब्लड प्रेशर नापने का ही डिवाइस होता है, ठीक है। हालांकि अब एनीरॉयड मॉनिटर की जगह डिजिटल मॉनिटर्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले के समय में जाएंगे तो एनीरॉयड मॉनिटर ज़्यादा यूज़ होते थे। ये एल्बो से ऊपर उसको पूरा लपेटते थे, रैप करते थे और फिर उसको नापते थे। लेकिन अब डिजिटल मॉनिटर ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, और ये डिजिटल मॉनिटर जो होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, उनमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, और स्क्रीन पर सारी चीज़ें, रीडिंग्स अपने आप ही आ जाती हैं। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं ब्लड प्रेशर के लिए, वो यहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं कि ब्लड प्रेशर मेज़र करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि 5 मिनट आप उन्हें रेस्ट करने दें, ऐसे नहीं है कोई चल के आए हैं अभी तो उनका ब्लड प्रेशर सही नहीं आएगा रीडिंग, ठीक है। तो प्लीज़ द पेशेंट फॉर रेस्ट, 5 मिनट उन्हें रेस्ट कराएं बिना टॉकिंग के, बात भी ना करें उनसे, ठीक है। प्लीज़ द पेशेंट ऑन कंफर्टेबल चेयर पे आराम से उन्हें रेस्ट करने दें, बैठाएं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जो जैसे बी श्योर दैट द बॉटम एज ऑफ द कफ की जो बॉटम एज है वो लगभग 1 इंच ऊपर होनी चाहिए एल्बो से। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए जिससे सही रीडिंग ली जा सके, सही मेजरमेंट ली जा सके किसकी, ब्लड प्रेशर की। नेक्स्ट है अल्टरेशन इन वाइटल साइंस। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखिए 4 तरह के ये वाइटल साइंस हैं हमारे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। अब ये हाई और लो में इन्हें बताया हुआ है। जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरथर्मिया। लो होता है तो उसको
हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ब्लड प्रेशर देखिए, हाइपरटेंशन अगर बढ़ गया है ब्लड प्रेशर तो उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, और लो है अगर ब्लड प्रेशर आपका तो उसे हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसी तरीके से पल्स और रेस्पिरेशन का भी यहाँ पर दिया हुआ है। एक नंबर में पूछ सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं, तो आप लिख देंगे हाइपरटेंशन, या हाई टेम्परेचर, हाई बॉडी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, तो हाइपोथर्मिया। अगले सेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेशन जो है सेशन 4, वो है मेक बेड फॉर पेशेंट्स। इसमें से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। मेक बेड फॉर पेशेंट्स, तो सबसे पहले देखिए बेड मेकिंग क्यों ज़रूरी है। बेड मेकिंग का पर्पज़ यहाँ दिया हुआ है, कंफर्ट, पेशेंट्स को कंफर्ट देने के लिए सही तरीके से बेड मेकिंग ज़रूरी होती है। पर्पज़ क्या होता है, टू प्रोवाइड क्लाइंट विद अ सेफ एंड कंफर्टेबल रेस्ट एंड स्लीप। बेड मेकिंग के जो पर्पज़ हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। 2-3 आपको कम से कम पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ लेंगे, राइट 3 पर्पज़ ऑफ बेड मेकिंग। तो आसान से आप इनमें से 10 दिए हुए हैं, 3-4 कोई से भी याद रख सकते हैं। देखिए सबसे पहला पर्पज़ यहाँ दिया हुआ है कि रेस्ट और स्लीप सही तरीके से उन्हें मिले, नीट अपीयरेंस देने के लिए, ठीक है, क्लीनिनेस जो है उसको प्रमोट करने के लिए, और टू प्रिवेंट बैड सोर्स। बैड सोर मतलब जो पेन वगैरह होता है, सही तरीके से अगर बेड मेक नहीं किया है, सही तरीके से नहीं बनाया गया है, तो वो दर्द कर सकता है आपकी गर्दन में या दूसरे पार्ट्स में, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं कि क्लीननेस को प्रमोट करता है, बैड सोर्स को प्रिवेंट करता है, ठीक है, टू गिव द वार्ड अ नीट अपीयरेंस एंड टू प्रोवाइड क्लाइंट विद अ सेफ एंड कंफर्टेबल रेस्ट एंड स्लीप। दीज आर द पर्पज ऑफ बेड मेकिंग। फिर प्रिंसिपल्स, अगेन ये भी पूछे गए हैं। बेड मेकिंग के 2 प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो कोई आर्टिकल हो जो क्लाइंट के द्वारा यूज किया जाता है। द नर्स टेक केयर टू प्रिवेंट ट्रांसफरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सोर्स टू अ न्यू होस्ट बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ये जो नर्स डिपार्टमेंट है उसका काम होता है इस तरह के इन माइक्रोब्स के स्प्रेड को फैलना, चाहे वो डायरेक्ट से हो चाहे वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो। सेफ एंड कंफर्टेबल बेड विल एंश्योर गुड स्लीप। तो जो सेफ और कंफर्टेबल बेड होगा उससे अच्छी नींद आएगी, रेस्ट मिलेगा, एंड दस हेल्प टू प्रिवेंट सेवरल कॉम्प्लिकेशन इन बेड रिडन, जैसे बेड सोर या फुट ड्रॉप वगैरह को रोकता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, अगेन इंपॉर्टेंट हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर, ये तो सभी चीज़ों के लिए लगभग ये जनरल इंस्ट्रक्शन होती है। आपने देखा टेम्परेचर है तो वहाँ पर भी यही सब चीज़ें थी। डो नॉट एक्सपोज, क्लाइंट को अननेसेसरली एक्सपोज ना करें। दूसरा, प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम ड्रॉट एंड डो नॉट मिक्स क्लीन लिनन विद सॉइल्ड लिनन। सॉइल्ड लिनन जो ख़राब होती हैं बेडशीट्स, ठीक है, उनके लिए बात की है, तो उनको साफ़ जो हैं, क्लीन हैं, और जो गंदी हैं उनको मिक्स ना करें। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, और 2-3 आपको ज़रूर यहाँ से याद करनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। और ये और बहुत सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, लेकिन 3-4 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। प्रिपरेशन के बारे में यहाँ पूछा गया है, कौन कौन से आर्टिकल्स चाहिए होते हैं जब आप लिनन मतलब बेड शीट्स को चेंज कर रहे होते हैं। तो मैट्रेस कवर हो गए, 2 शीट्स हो गई बॉटम के लिए, और टॉप शीट के लिए ड्रॉ शीट हो गई, पिलो केस हो गया, ठीक है जी। द यूजुअल आर्टिकल्स इन द क्लाइंट्स यूनिट्स में क्या क्या होने चाहिए, कॉट हो गया, मैट्रेस एंड पिलो, चेयर, स्टूल, बेड साइड टेबल, लॉकर, मैकिनटॉश और ब्लैंकेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार इनको नज़र मार सकते हैं। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड, जी ये आपको 3-4 ज़रूर पता होने चाहिए। अलग अलग टाइप के बेड्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, जैसे ओपन बेड हो गया, क्लोज बेड, एडमिशन बेड, ऑक्यूपाइड, कार्डिक, फ्रैक्चर बेड, ठीक है जी। प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट एंड यूनिट, प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट और यूनिट की प्रिपरेशन। सबसे पहले तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर, क्लाइंट को प्रोसीजर के बारे में बताइए, ठीक है। टू विन द कॉपरेशन, जिससे वो कॉपरेट करे आपके साथ और कॉन्फिडेंस जीत लिए आप उसका। एक्सप्लेन हाउ द क्लाइंट कैन असिस्ट, उन्हें बताइए कैसे वो असिस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। स्क्रीन द क्लाइंट टू प्रोवाइड प्राइवेसी, लोअर द बैक रेस्ट, अब उन्हें किस तरीके से
प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। फिर है स्ट्रिपिंग एंड रीमेकिंग एन ओपन बेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, अगेन है उसी तरीके से कि वॉश हैंड करिए, देन रिमूव करिए पिलो कवर्स वगैरह को, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, तो हम आगे चलेंगे इसे छोड़कर यहाँ से। आफ्टर केयर ऑफ क्लाइंट ये भी नहीं है जी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए, GDA रेस्पॉन्सिबिलिटी इन बेड मेकिंग जी, ये इसमें से क्वेश्चन मैंने देखे हैं, पिछले सालों में आए हैं। तो GDA की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेड मेकिंग में, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, शायद सैम्पल पेपर में भी आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ये। तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, चेक द डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द मूवमेंट एंड पोजिशनिंग, डॉक्टर ने क्या ऑर्डर दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही बेड मेकिंग करनी चाहिए GDA को। असेस द क्लाइंट्स एबिलिटी फॉर सेल्फ केयर, चेंज द लिनिन, check the furniture and linen available in client's unit, assess the number of clean linen needed। तो ये सब क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं GDA की इन बेड मेकिंग एंड इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं और ये है डेमोन्स्ट्रेट पेशेंट पोजीशनिंग। तो पोजीशनिंग पर भी एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, स्पेशली प्रोन पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग पोजीशनिंग भी बहुत ज़रूरी है। अब बेड है, आपने सही तरीके से साफ एक बेड बना दिया है, पेशेंट उसमें लेट गया है, लेकिन उसकी पोजीशंस भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तो उसका जो रेस्ट है, कंफर्ट है और स्लीप है, उसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। रीजंस फॉर चेंजिंग पेशेंट पोजीशन, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में भी, सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ है कि जो पेशेंट है उसकी पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत क्यों होती है, वाई डू वी नीड टू चेंज द पोजीशन, पेशेंट्स पोजीशन ऑन द बेड। तो इससे क्या होता है, देखिए इसमें से 2-3 पॉइंट आप याद कर लीजिए एग्जाम के लिए। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन, दूसरा है इट रिलीव्स प्रेशर ऑन द डायफ्राम, तो इससे एक तो ये कंफर्ट और रिलैक्सेशन जो है उसको प्रमोट करता है, एक ही पोजीशन में रहेंगे तो दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डायफ्राम जो है उस पर से प्रेशर को रिलीव करता है। इट इम्प्रूव्स रेस्पिरेटरी फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, और इट स्टिमुलेट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको भी स्टिमुलेट करता है, ठीक करता है। तो ये 4 पॉइंट्स इनफ हैं, किस लिए कि पेशेंट्स की जो पोजीशन है वो चेंज क्यों करनी चाहिए, क्या रीज़न है उसके पीछे। उसके बाद देखिए ये कॉमन पोजीशंस हैं, पोस्चर्स हैं यहाँ दिए हुए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्रोन पोजीशन ही है। प्रोन पोजीशन अभी हम देखेंगे, पिक्चर भी दी हुई है आगे। फेस डाउन, जब पीठ के बल आप अपने एब्डोमन पर होते हैं, फेस डाउन होता है आपको, उसको प्रोन पोजीशन बोला जाता है। फिर दूसरी है सुपाइन लाइंग ऑन बैक, ये पीठ के बल होता है। फिर फाउलर्स हैं, फाउलर में जो हेड होता है वो एलिवेटेड होता है, मतलब उठा हुआ होता है। सेमी फाउलर है, उसमें थोड़ा सा कम एलिवेट होता है वो। तो आगे देखते हैं डिटेल में इन सारी पोजीशंस को विद पिक्चर्स। ये देखिए प्रोन पोजीशन के बारे में दिया हुआ है, ये इसकी पिक्चर भी दी हुई है, ये होती है प्रोन पोजीशन। द क्लाइंट लाइज फ्लैट ऑन द एब्डोमन विद हेड टर्न टू वन साइड, तो ये देख सकते हैं आप। अब इसके यूज़ क्या हैं, दो यूज़ आप एटलीस्ट करिए। देखिए असेस द हिप जॉइंट, हिप जॉइंट्स को असेस करते हैं, कंफर्ट देते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर किसी को बैक में इंजरीज हैं या बर्न हैं या सर्जरी हुई हैं तो वो प्रोन पोजीशन में ही लेटेंगे, अगर उनकी बैक में कुछ इंजरीज हो गई हैं, बर्न हो गए हैं या सर्जरी हुई हैं। तो ये 2-3 यूज़ आप, अब क्वेश्चन आएगा प्रोन पोजीशंस के यूज़ क्या हैं, तो आप यही लिखेंगे, ठीक है जी। फिर अगली यहाँ पर है सुपाइन डोर्सल या हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशंस, उसके यूजेस फिर दिए हुए हैं नीचे, ये आप यहाँ से यूजेस देख सकते हैं और इन पोजीशंस के बारे में देख सकते हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है वो है डोर्सल एलिवेटेड, जिसकी पिक्चर यहाँ पर दी हुई है, ये है डोर्सल एलिवेटेड और सेमी रिकम्बेंट पोजीशंस। फिर है लेटरल और साइड लाइन पोजीशन, और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो है फाउलर पोजीशन, ये देखिए जिसमें हेड एलिवेटेड होता है। दिस इज अ मोर इरेक्ट पोजीशन इन विच एन एफर्ट इज मेड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द क्लाइंट। तो फाउलर और प्रोन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
अब देखिए फाउलर पोजीशंस के यूज़ क्या क्या हैं। जैसे किसी को रेस्पिरेटरी समस्याएं होती हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें ये यूज़ की जाती हैं। देखिए टू रिलीव ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, अगर किसी को है सांस की समस्याएं, तो उसमें फाइलर पोजीशन में लिटाया जाता है। टू रिलीव टेंशन ऑन द एब्डोमिनल सुचर्स, एब्डोमिनल सुचर्स मतलब किसी का सर्जरी हुआ है, टाँके वगैरह पेट में लगे हुए हैं, तो उसमें से टेंशन को रिलीव करने के लिए। टू हेल्प इन द ट्रेनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, की ट्रेनिंग में हेल्प करता है ये, ठीक है। और बैक एंड थाइज की जो मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करता है। तो इनको आप देखिए, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं। कुछ फिर नीचे प्रिकॉशंस दी हुई हैं। चेंज ऑफ पोजीशन इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट सर्कुलेशन फ्रॉम गेटिंग स्लगिश एंड डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बाइसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये बता रहे हैं कि जो पोजीशन का चेंज है वो बहुत ही ज़रूरी है और लंबे टाइम पीरियड तक एक ही पोजीशन में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये यूनिट आपकी पूरी फिनिश हो जाती है, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।